हेलो क्लास 11 सीएम श्री एस्पिरेंट्स और मेरे डिसीशियंस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं जोरों शोरों से मेहनत चल रही होगी और सभी बढ़िया होंगे। और देखिए आप लोगों की इतनी डिमांड पे जो है क्या डीसीसी ले आया है अपने एकलव्य बैच में अब क्लास 11th की मैथ और साइंस की क्लासेस भी। और फिर आपको रिपीट करूंगा, बहुत मेहनत से क्वेश्चन सेलेक्ट करके बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जो आप देखने वाले हो वो रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है, लेकिन रिकॉर्डेड है जरूर, लेकिन उसमें क्वेश्चंस ऐसे ऐसे मिलेंगे जो सीएम श्री स्कूल का जो एडमिशन टेस्ट होने वाला है उसमें बहुत बेनिफिट करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन लीव मत करना, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा। और हर क्वेश्चन के बाद जो है आपको चैट में जरूर बताना है कि समझ आया कि नहीं आया, और साथ के साथ पहले खुद आंसर करना है। फिर आपके जब गलत होगा तो एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट फॉर्मूला और कंप्लीट थ्योरम और साथ के साथ कॉन्सेप्ट, इसको इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहना लास्ट तक, देखना कुछ ना कुछ तो आज हम बेटर करके ही जाएंगे। चलो, पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे, 14 तक जाएंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर और इसमें सारे ध्यान देंगे। इसमें सारे ध्यान देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है एचसीएफ। अगर दो नंबर ले रहा हूं ए बी, उसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास आपके एचसीएफ क्या है, सिंपली एचसीएफ है ए और बी का, और उसको इंटू कर दूं एलसीएम ए बी से, तो ये बराबर होगा ए इंटू बी के, यानी जो दोनों नंबर होंगे उसके प्रोडक्ट के। करके जाना है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक थ्योरम है, जो थ्योरम डिराइव करने के लिए तो नहीं आएगी, डिराइव करने के लिए तो नहीं आएगी, लेकिन इससे आप जो है इरेशनल प्रूफ करोगे, जैसे √2, √3, √5, √7, ऐसे इरेशनल करने में ये थ्योरम काम आती है प्रूफ। देखो यहाँ पे थ्योरम क्या है कि P एक प्राइम नंबर है। P एक क्या है, प्राइम नंबर। सबको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिंपली क्या सिर्फ 1 से और खुद से ही डिविजिबल होता है, यानी जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, लेट P इज ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, P डिवाइड्स a स्क्वायर, देन P डिवाइड्स a, यानी फिर P जो है डिवाइड करेगा a को भी। क्या कह रहे हैं, अगर P एक प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो सिंपली वो a को भी डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, मान लो 2 एक नंबर है, सबको पता है प्राइम नंबर है, सबको पता है प्राइम नंबर है। अगर ये 2, सारे ध्यान दो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एग्जांपल के लिए 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये 2 डिवाइड कर रहा है, देख रहे हो 16/2, तो 8 आता है, डिवाइड कर रहा है। तो यानी अगर ये ए स्क्वायर को कर रहा है, 4 यहाँ पे ए है, तो अगर ये 4 स्क्वायर को कर रहा है, यानी ए स्क्वायर को कर रहा है, तो सिंपल सी बात है ए को भी करेगा, यानी 4 को भी करेगा 2 डिवाइड, तो 2 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर P एक प्राइम नंबर है, वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ए को भी डिवाइड करेगा, याद रखना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 4 स्क्वायर, मान लो 4a है, उसका स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर, उसको 2 डिवाइड कर रहा है, 16/2 8, तो वैसे ही वो आपके 4 को भी करेगा, यानी a को भी करेगा। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, रूट को, आपके सिंपली रेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। सिर्फ √2 ही नहीं, √3, √5, √7, इन सबको प्रूफ करने में काम आता है थ्योरम। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक ये आपके एचसीएफ एलसीएम का रिलेशन नंबर्स के साथ, और दूसरा ये थ्योरम, ये दो चीजें जो है जरूर करना है फर्स्ट चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे सारे ध्यान देंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक और अच्छा काम किया है, और अच्छा काम किया है कि थ्योरम आपके जो हमने पढ़ी है ना अभी, उसमें आपके सिंपली मैंने कहा था कि जो इरेशनल प्रूफ करने काम में आता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके इरेशनल है वो √2 है। अगर √2 सीख जाते हो तो √3, √5, √7 इसे भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। सबका तरीका मोर और लेस सेम ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा फास्ट ले जाऊंगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक इरेशनल प्रूफ करना नहीं सीखा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो आपके पास बाद में रिवीजन के लिए नहीं रहेगा। और कोशिश करो इस क्लास को 720p पे चलाओ अपने स्क्रीन पे, मोबाइल पे, ताकि जब आप स्क्रीनशॉट लो तो अच्छे क्वालिटी में आए, अच्छे क्वालिटी में आए। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो।
हमें प्रूफ करना है रूट टू एक रेशनल नंबर है, रूट टू एक रेशनल नंबर है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले रूट टू को रेशनल मान लो। पता है ना तरीका होता है कि अगर इरेशनल कहा है मीन्स आपके इरेशनल प्रूफ करना है तो आप रेशनल मान के चलते हो। तो हमने इसे क्या मान लिया, रूट टू रेशनल है। और जो भी रेशनल होता है उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू जीरो नहीं होता। ये आपने सीखा हुआ है 9th क्लास में भी 8th क्लास में भी। तो हमने पी बाई क्यू के जगह पे ए बाई बी का फॉर्म दे दिया, तो रूट टू को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके बी जो है अभी डिवाइड में था, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। और फिर हमने क्या किया, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। तो सिंपल सी बात है, रूट टू का स्क्वायर होगा तो 2 बचता है, और बी स्क्वायर हो गया, यह ए स्क्वायर हो गया। और सिंपल सी बात है कि आपके अगर मैं 2 को अभी मल्टीप्लाई में था इधर ले जाऊं तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। और अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि पी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी करेगा। तो यहाँ पे वही चीज हो गई, 2 अगर ए स्क्वायर को कर रहा है तो ए को भी करेगा। देखो यहाँ पे थ्योरम थी तो 2 डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, तो 2 जरूर डिवाइड करेगा किसको, ए को। किसको, ए को। अब ऐसे यहाँ पे देखो, हैंस वी से ए बाई 2 को सी मान लो। जब ए को 2 डिवाइड कर रहा होगा तो कुछ तो रिमाइंडर आएगा, और वो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, सी होगा, एक इंटीजर। ठीक है, और वहीं पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अभी डिवाइड में, इस साइड जाके मल्टीप्लाई, ए इक्वल टू 2c हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर था, ए स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पे हम ले आए, और यहाँ पे जब हमने ए इक्वल टू 3c पुट कर दिया, ए इक्वल टू 3c पुट कर दिया, 3 नहीं करना, यहाँ पे ध्यान देना 2 करना है, इसको करेक्ट कर लेना, सारे 2 करना है। ठीक है, तो अगर ए इक्वल टू हमने 2c पुट कर दिया, ए इक्वल टू 2c पुट कर दिया, तो यहाँ पे देखो ए के जगह पे 2c का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे अगर मैं सिंपली इसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो आपको पता है 1/2 4c हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो b स्क्वायर 2c का स्क्वायर हो गया, और ये 2 अभी इधर आ जाएगा तो b स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे c स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी करेगा, अगेन वही थ्योरम। ठीक है, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। तो आपने क्या नोटिस किया, 2 डिवाइड कर रहा है ए को भी बी को भी, और 2 फैक्टर हो गया ए का भी बी का भी। तो हमने जो ए बी कहा था, यानी सिंपल ए बी का 2 फैक्टर हो गया। इस हिसाब से ए एंड बी जो है को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका सिर्फ 1 फैक्टर होता है। जैसे 3 और 5 के कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। ठीक है, तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो को प्राइम हो गया। तो हमने जो माना था कि रूट 2 रेशनल नंबर है वो गलत हो गया, और कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हुआ, रूट 2 इरेशनल हो गया। क्या हो गया, रूट 2 इरेशनल हो गया, यानी हमने जो माना था वो हमारा गलत हो गया, और कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि रूट 2 रेशनल तो नहीं है, तो क्या बच गया, इरेशनल नंबर है। और यहीं पे अगर आपको 3 का पूछ ले तो यहाँ पे आप 3 कर देना, यहाँ पे आप 3 कर देना, यहाँ पे आप 3 कर देना, रूट 3। तो ऐसे हर जगह पे चेंज ले आना, तो रूट 3, रूट 5, रूट 7 का भी कर सकते हो। ये लैंग्वेज याद रख लेना। अब सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस यहाँ पे ए इक्वल टू 2c करना, ए इक्वल टू 3c मत करना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे, इसका एक बार सारे स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर न्यू ज्वाइनिंग हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हमने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। क्या है चैप्टर, पॉलिनोमियल। और इसमें भी कुछ एक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, थ्योरम्स वगैरह नहीं है। तो बेसिक क्या चीजें पता होनी चाहिए वो ध्यान दो यहाँ पे। तो बेसिक में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और पॉलिनोमियल की भी बात करूं तो पॉलिनोमियल भी आपको पता है सिंपली कि हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर होगा तो सारे ध्यान दो, इसका आपके हमें अगर क्या है, जीरोस पता करना है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। तो सबको पता है वो कैसे निकलता है, सबको पता है वो कैसे निकलता है, माइनस बी बाय ए, अगर हमें सम ऑफ जीरोस करना है तो। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है एस एक्स कर सकते हो, जिसका मतलब सम ऑफ जीरोस होता है, और यहाँ पे पी कर सकते हो, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। तो सारे ध्यान दो, तो यहाँ पे जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस आपके ऐसे करके कर लेना, और ये देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा कांस्टेंट टर्म यानी सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होगा। और यहाँ पे दिखा रखा है अल्फा बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल का, ए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट एक्स का, और सी कांस्टेंट नंबर है। बस इस चैप्टर में यही याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, यानी सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए होता है, और वहीं पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा वो सी बाय ए होता है। इससे हम पॉलिनोमियल खुद बना सकते हैं, इससे हम पॉलिनोमियल खुद बना सकते हैं, बस याद रख लो।
आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे। अब ध्यान दो। हम्म, ये रहा, आप सारे ध्यान देना एक बार। ये रहा। तो अब हमारा तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सारे ध्यान देंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें जो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या क्या है बताओ। पहला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो सबको पता होना चाहिए। पेयर का मतलब क्या होता है, दो। तो दो इक्वेशन मिलेगी जिसमें टू वेरिएबल होगा। टू वेरिएबल का मतलब ए से लेके जेड तक जो लेटर्स होते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं, वेरी करते हैं इसीलिए। तो इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएबल दिखेंगे, एक्स के साथ वाई दिखेगा, तो यानी टू वेरिएबल। और पेयर का मतलब दो इक्वेशन दिखेगी। देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन को हम दिखाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टू वेरिएबल वाले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, दो है तो एक बार इसमें 1 1 कर दो, एक बार इसमें 2 2 कर दो, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो आपके सामने ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो भी पेयर्स की, ठीक है। अब वहीं पे आपको पता होना चाहिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या रियल नंबर्स है और कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, बस ये याद रख लो। और वहीं पे a1 आपके का स्क्वायर, ये सब आपके इतना नीड नहीं है, इसको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब एक्स्ट्रा में बताया हुआ है, वैसे एक बार देख के चले आना। और आपको पता है कि पेयर ऑफ लाइंस, अगर आपको लाइन की आपकी इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है ग्राफ पे, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपको सिंपली a1 बाय a2 अगर b1 बाय b2 के बराबर ना मिले तो वो जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है, और इसका आपके सिंपली एक सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, वन सॉल्यूशन। वहीं पे अगर आपको सिंपली a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 तीनों का रेशियो, यानी तीनों के x y और कांस्टेंट तीनों के अगर हम रेशियो देख रहे हैं वो आपके इक्वल मिले तो आप समझ जाना लाइन कॉन्सिडेंट है। क्या है कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सिडेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और जब एक के ऊपर एक होगा तो सबको पता है कि हर पॉइंट पे जो कांटेक्ट होता है सॉल्यूशन मिलता है, तो क्योंकि एक के ऊपर एक ही है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और वहीं जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाए तो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो कभी नहीं मिलती। जब एक दूसरे को कांटेक्ट में ही नहीं आ रही एक दूसरे के तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यानी नो सॉल्यूशन। तो तीन कंडीशन बनती है, एक a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, एक आपके जो है तीनों के तीनों का रेशियो बराबर, और एक आपके a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर होगा लेकिन नहीं होगा c1 बाय c2 के। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पहले वाले में इंटरसेक्टिंग लाइन एक सॉल्यूशन, अगले में कॉन्सिडेंट लाइन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और तीसरे में पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। इतना बस याद रख लो, इस चैप्टर से इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और किसी का भी कोई डाउट हो तो डाउट वगैरह चैट में आपके जो है सिंपली आप लोग बता देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्विक रिवीजन चल रही है तो ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के चैट ऐसे बार बार देखूं, तो आप जल्दी जल्दी अपना चैट में डाल देना, जैसे जैसे मैं देखूंगा वैसे वैसे आंसर कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल थी, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ फॉर्मूले हैं जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, उसको यूज में लाना पड़ेगा, उसको यूज में लाना पड़ेगा इस चैप्टर में। देखो तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, आपको ध्यान देनी है क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखाते हैं। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसे लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसे लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी कहीं लिख लेना, ठीक है। सबको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है, ठीक है, याद रखना। अब डिग्री 2 का मतलब क्या है कि उसमें जो आपके वेरिएबल है जैसे x है उसकी हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट 2 गई हो, 2 गई हो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 है तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 3 होती तो क्यूबिक कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो, आपकी मर्जी, ठीक है। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले और उससे आपको जो है सिंपली रूट्स निकालने हो, रूट्स निकालने हो, तो उस केस में आपके पास एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को आगे पढ़ोगे ध्यान दो, आगे पढ़ोगे क्या कहते हैं, डी कहते हैं, क्या कहते हैं, डी, दिख रहा है ना डिस्क्रिमिनेंट, ये कहते हैं, बस ऐसे याद रखो। वहीं पे आगे ध्यान देंगे तो ये एक बार प्लस ले लोगे यहाँ पे तो एक रूट मिलेगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, तो एक बार प्लस लोगे तो एक रूट मिलेगा, माइनस लोगे बीच में तो दूसरा रूट मिलेगा, तो दो रूट मिलेंगे आपको। और यहाँ ए बी सी बता ही दिया, कोफिशियंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, बी जो है कोफिशियंट है एक्स का, और सी जो है वो किसका है, सिंपली कांस्टेंट टर्म है, लास्ट में है ना देखो कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, वो फिक्स होता है, उसे चेंज नहीं कर सकते या वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट पता ही चल गया। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा वो बताएगा नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट और कितने आपके सिंपली कैसे रूट आएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा आ जाए, और जीरो से बड़ा आने का मतलब पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो आपके पास क्या होंगे, टू रियल रूट्स होंगे, और रियल रूट्स आपके जिसका रूट निकल जाए, और ये भी याद रख लेना है कि वो जो होंगे अनइक्वल होंगे, ठीक है, टू रियल अनइक्वल रूट्स है, दो अलग अलग रूट्स आएंगे। वहीं पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा तो आपके जो है इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स कर लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप याद रखना जब ये जीरो आएगा तो टू रियल इक्वल रूट्स, टू रियल इक्वल रूट्स याद रखो। और वहीं पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा यानी नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, तो समझ जाओ देयर आर नो रियल रूट्स, रूट्स ही नहीं आएंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे, यानी वो कहीं ना कहीं अजम्पशंस होंगे, आपके इमेजिनरी होंगे, बस याद रख लो। तो अभी के लिए हमने जान लिया जीरो से बड़ा होगा तो टू डिफरेंट रियल रूट्स, और वहीं पे अगर जीरो के बराबर होगा तो टू इक्वल रियल रूट्स, और अगर जीरो से छोटा होगा तो सिंपली यानी नेगेटिव में होगा तो हम बोलेंगे नॉन रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, बस ये याद रख लो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसी चैप्टर में आप रूट एक और तरीके से निकाल पाते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट जो आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, और पॉलिनोमियल में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब नहीं रूट निकलता है किसी तरीके से तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट भी लगा सकते हो। जिन्होंने पढ़ाई की उनको आइडिया होगा, क्योंकि 8th में भी था, 9th में भी था, 10th में भी था। एक को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका फैक्टराइज करते हैं, उसे दो में बांट के ऐसे डिवाइड कर देते हैं मिडिल टर्म को कि ऐड करने पर मिडिल टर्म आ रहा हो, बस इसीलिए मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे, एक बार सारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और बहुत अच्छी क्लास चल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग बने हुए हो, बने रहो, देखना एक बार सारा रिवाइज हो जाएगा आपका, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लोगे। फॉर्मूला याद नहीं रहता, फॉर्मूला रहेगा, अगर थ्योरम याद नहीं रहती थ्योरम कराऊंगा जिस चैप्टर में आएगा, इसके अलावा कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ साथ के साथ, तो सब एक ही क्लास में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना सारे, स्क्रीनशॉट लेते रहना, स्क्रीनशॉट सारे लेते रहना। यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसकी वेटेज भी ज्यादा है, यानी इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेगा। इजी क्वेश्चंस भी होंगे, कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, लेकिन जिस बच्चे का बेस आपके क्या स्ट्रांग है वो सिंपली अच्छे से कर पाएगा। तो सारे ध्यान दो, सारे ध्यान दो, सारे ध्यान दो। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किसको बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जब सीरीज ऑफ क्या दे रखा हो, टर्म दे रखा हो और उनका डिफरेंस आपके एडजेसेंट टर्म का डिफरेंस सेम हो, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो उस सीरीज को हम कह देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इफ a1 a2 a3 a4 a5 6 आर टर्म्स ऑफ AP and D is the common difference between each term, then we can write sequence as a plus D, a plus 2D, a plus 3D, a plus 4D, a plus 5D and so on। यानी अगर a1 a2 a3 a4 हम AP कह रहे हैं और D कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं, तो हम A में अगर एक बार D ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, A में 2D ऐड करेंगे तो तीसरा टर्म आ जाएगा, 3D करेंगे तो चौथा टर्म आ जाएगा। तो ये आपको बेसिक पता होनी चाहिए। और आपके पास पता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मुझे कह दिया 2 4 6 8, 2 4 6 8 एक AP है, 2 4 6 8 एक AP है, और कह दिया 100 टर्म निकालो, 100 टर्म निकालो, यानी कि 2 4 6 8 ऐसे करके 100 पे क्या आएगा वो पूछ लिया कि 100 टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 100 पे क्या आएगा। तो उसके लिए nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है an = a plus n minus 1d। यानी आपको सिंपली कहूं तो अगर 100 टर्म पूछा है तो a के जगह पे आप क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे,
2 से शुरू हो रहा है, डी के जगह पे क्या लगाओगे, इसमें से माइनस कर देना, 2 हो गया, और वहीं पे आपको एन दे रखा है 100, एन दे रखा है 100, 100 टर्म पूछा है, तो आप ए 100 बहुत सिंपल है, इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस 1 करोगे, 100 माइनस 1 99, 99 इंटू डी हमारे पास 2 था, अब सॉल्व कर लेना इसे, तो एन टर्म का फॉर्मूला क्लियर हुआ, एन टर्म का फॉर्मूला क्लियर हुआ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और ये भी याद रखना, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, आगे वाले टर्म से जस्ट उसका पिछला टर्म माइनस कर दो, जैसे अगर थर्ड टर्म है उसमें सेकंड माइनस कर दो, या सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, फोर्थ टर्म में से थर्ड माइनस कर दो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन माइनस ए एन माइनस 1, यानी अगले टर्म से जस्ट उसका पिछला वाला टर्म माइनस कर दो। जैसे इसमें मैं कर सकता था 4 हमारा सेकंड टर्म है, तो a2 माइनस अगर a1 कर दूंगा 4 माइनस 2, या a3 माइनस a2 कर दूंगा तब भी 4 माइनस 2 2, तो कहने का मतलब क्या, हर में कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। अब सम ऑफ टर्म यानी इन्होंने हमें एक एपी दे दिया और कहा फर्स्ट 20 टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट 30 टर्म का सम क्या होगा, ऐड। अब टर्म पे क्या होगा, नहीं उस नंबर पे क्या होगा, नहीं अब उनका सम क्या होगा वहां तक का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एस एन एन बाई टू, एन नंबर ऑफ टर्म है, 2a if आपके फर्स्ट टर्म है, आपके इसके अलावा d कॉमन डिफरेंस है, तो n बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर लास्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sn n बाय 2a प्लस l। तो जब भी लास्ट टर्म से सम पूछे तो n बाय 2a प्लस l लगाना, और जब लास्ट टर्म ना दे रखा हो तो आप क्या करोगे, n बाय 2a प्लस, यहाँ पे देखो n बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1d लगा देना। तो जल्दी से सारे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से सारे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ ट्रायंगल, इससे आपको थ्योरम पूछे जाते हैं, याद करो आपका बीपीटी थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ध्यान दो, सारे ध्यान दो। हाँ, तो कुछ बातें पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। आपको पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में सिमिलैरिटी नाम की एक चीज आती है, सिमिलैरिटी नाम की एक चीज आती है, सारे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना सारे, तो आप देखो सारे, सिमिलैरिटी क्या चीज होती है, सारे ध्यान देना। सिमिलैरिटी का मतलब होता है ऐसे दो आपके फिगर्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो और साथ में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। जैसे अगर एक ट्रायंगल है जिसका साइड 2 4 आपके सिंपली 6 है, दूसरा है 4 आपके 2 आपके सीधे कहेंगे 4 8 16, तो सिंपल ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे, क्योंकि अगर इनके साइड का रेशियो लोगे तो 1/2 1/2 1/2 आएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो सिमिलरिटी क्या होती है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन। तो सिमिलरिटी पता चल के किसे कहते हैं, जब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो दोनों के, और साथ में जो है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, यानी ए बी का पी क्यू के साथ, बीसी का जो है क्यू आर के साथ, ऐसे करके जो है रेशियो जब लोगे तो सेम आए। और वहीं पे क्राइटेरिया क्या क्या होता है, तो सिंपली ए सिमिलरिटी रूल, जब दो एंगल दोनों ट्रायंगल का आप दो एंगल इक्वल कर देते हो आपस में, तो उसे कहते हैं ए सिमिलरिटी रूल। ऐसे आपके ऐसे सिमिलरिटी रूल होता है जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो इक्वल हो जाता है, तो एस होता है। वहीं पे एस सिमिलरिटी होता है जब दो साइड का रेशियो इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, तो वहां पे कहते हैं एस सिमिलरिटी रूल है। तो ये बेसिक्स है, और मैंने पूरी ट्रायंगल के ऊपर एक आपके क्लास ली थी, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी का समझाया हुआ है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाना चैनल के। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ध्यान दो सारे, अब हमारा थ्योरम आ गया, तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थ्योरम सही से समझ लो, सारे ध्यान देंगे, अच्छे से देना है। और मैं थोड़ा सा इसे लेंदी तरीके से कराऊंगा, अगर आपने कोई छोटा तरीका किया हुआ इंस्टीट्यूट वगैरह में तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी को पूरा करके आना। अब आप कहोगे सर लेंदी क्यों करवाओगे, आप भी शॉर्ट करा दो। आपको पता है शॉर्टकट जो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, आप में से कुछ बच्चे समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो हम बिल्कुल बेसिक्स वाला तरीका करेंगे। आपका थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम क्या है, और ये याद रखना, सबसे पहले इसके ऊपर एक चीज लिख लेना, बीपीटी। अब बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब जो लाइन बोलूंगा ये सारे एक बार सुन लेना। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बीपीटी के नाम से तो याद रहता है थ्योरम, लेकिन उसकी स्टेटमेंट याद नहीं रहती वो क्या कहते हैं। और आपको पता है एक
सरकाज़्म या फन वाली बात है कि हम बीपीटी बीपीटी करके जाते हैं आप में से, लेकिन मेजॉरिटी इसका स्टेटमेंट नहीं जानते। ये पूरा प्रूफ करना जानते हैं लेकिन ये नहीं पता थ्योरम क्या कह रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, इसकी स्टेटमेंट क्या है वो समझो। स्टेटमेंट है if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two side in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर एक लाइन है, सारे ध्यान देना क्या बोल रहा है ये, पहले थ्योरम समझो। ये लाइन है आपको दिख रही है डी लाइन, अगर ये आपके सिंपली एक से शुरू हो रही है और दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और आपके पैरेलल है, इसके बीसी के पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है ये दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ए डी जो आपके डीबी होगा इसका रेशियो लो, और ए ई और सिंपली ईसी होगा इसका रेशियो लो, ये इक्वल होंगे। तो यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी क्या कह रहा है, कह रहा है अगर एक लाइन है, एक आपके साइड से शुरू होता है, दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करता है और तीसरे साइड के पैरेलल है, तो वो आपके सिंपली क्या करेगा, उन दो साइड को जिस पे वो लाइन है उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट याद रखना। तो आप देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गिवन। उसके बाद टू प्रूफ लिखते हैं, टू प्रूफ कि क्या प्रूफ करना है, तो आपको ये प्रूफ करना है, देखो ये प्रूफ करना है। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन किया आपने, कंस्ट्रक्शन होता है जो एडिशनल हम करते हैं अपने आपके थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, या जो प्रूफ करने को कहा है उसको प्रूफ करने के लिए। और फिर उसके बाद लिखते हैं प्रूफ, PROOF। तो गिवन, टू प्रूफ, TOPROV, तीसरा कंस्ट्रक्शन और चौथा प्रूफ, PROFF। और फिर एक फिगर बनाते हैं अच्छा सा, फिगर बनाते हैं अच्छा सा, उसके बाद शुरू करते हैं। इतना हो गया, ये टू प्रूफ हो गया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखो हमने क्या किया, ज्वाइन BE एंड CD को हमने ज्वाइन कर दिया, देखो BE और यहाँ पे जो है CD, इसको ज्वाइन कर दिया, लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, इसको ज्वाइन कर दिया। और वहीं पे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर AC के बना रहे हैं, और यहाँ पे जो है EN परपेंडिकुलर AB के बना रहे हैं, ये देखो। तो ये कंस्ट्रक्शन था, क्या था, कंस्ट्रक्शन था हमारा, देख रहे हो ना, हाईलाइट किया है, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखो एरिया जो होगा ADE का, पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो आपके एरिया होगा ADE का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस आपका AD है, बेस आपका क्या है, AD है। यहाँ पे ध्यान दो, A आपके और D, A हमारा कहाँ पे, ध्यान दो सारे, A हमारा ये रहा, AD बेस हो गया, AD बेस हो गया। और वहीं पे EN जो है हमारा हाइट हो गया, तो बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही एरिया BDE का लो, BDE, ये आपके कहीं ना कहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका हाइट जो है हम EN ही लेंगे, बाहर जाके लेते हैं। देखो कोई भी आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल जब मिलता है तो उसका हाइट लेने के लिए हम बाहर में भी आपके जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाफ, बेस हमारा हो जाएगा आपके DB और हाइट हो जाएगा EN। तो ये सेकंड हो गया। अब ऐसे दूसरे दो ट्रायंगल लो, एरिया ADE, आप कौन सा ले रहे हैं, देखो यहाँ पे ADE, ये वाला ले रहे हैं ADE, और इसमें भी आपके जो है बेस AE हो गया, और आपके सिंपली हम क्या कहेंगे, हाइट DM हो गया, DM हो गया। यहाँ पे देखो DM, ये हाइट हो गया इसमें, ये रहा, ठीक है। और वहीं पे एरिया DEC ले रहे हैं, DEC, और इसमें भी आपके हाफ बेस हाइट लिया, और यहाँ पे हाफ EC DM हो गया, EC DM हो गया। अब हमारे को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है और थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करना है। देखो डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे ये आ गया AD बाई DB, ठीक है, ये A आपके इक्वेशन मान लिया। थर्ड फोर्थ को डिवाइड कर दो, AE बाई EC आ गया, क्योंकि आपको पता है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें भी जो है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो AD बाई DB और यहाँ पे जो है AE बाई EC आ गया, बस याद रखो। और ट्रायंगल जो है ये सेम बेस पे है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो एरिया इक्वल होता है। जब भी सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन पे ट्रायंगल होते हैं तो ट्रायंगल का एरियाज इक्वल होता है, ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंपल बात है, एरिया इक्वल है, तो यानी ये रेशियो और ये रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, और इस तरीके से प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो सारे, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सारे, क्लीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो सारे, जल्दी जल्दी। मेरे हिसाब से मैंने सबसे सिंपल वे अपनाया है आपको समझाने के लिए। हालांकि आप सबने बीपीटी किया होगा अपने तरीके से या इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ते हो, लेकिन मैंने वो तरीका अपनाया जो सबसे सिंपल हो सकता था। थोड़ा लेंथी है, अगर कॉम्प्लिकेटेड कराऊं समझ ही ना आए तो क्या फायदा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना।
आप ध्यान दो यहाँ पे, इस वाले थ्योरम को देखो, थ्योरम है इफ लाइन डिवाइड्स, if line divides any two side of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side. अगर लाइन डिवाइड कर रहा है दो साइड को ट्रायंगल के सेम रेशियो में, तो वो लाइन पैरेलल होंगे। ये कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, पता है ना कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या हो गया? बीपीटी के स्टेटमेंट को उल्टा कर दो। बीपीटी कहता था कि एक लाइन से, सारे ध्यान दो, एक साइड से एक लाइन है जो दूसरे साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरे के पैरेलल है, तो जरूर वो दो साइडों को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। ये उसका स्टेटमेंट था। इसका स्टेटमेंट क्या है देखो, इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर लाइन डिवाइड कर रही है दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में, अगर एक लाइन आपके डिवाइड कर रही है दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में, तो वो पैरेलल होगी तीसरे साइड के, तो पैरेलल होगी तीसरे साइड के। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी इन द हाउस, याद रखो ये क्वेश्चन जो है कॉन्वर्स से आ जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, ये सारे ध्यान दो, ये सिंपली आपको कॉन्वर्स दिया हुआ है और मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने बीपीटी कर ली तो तरीका मोर और लेस वैसे ही तरीके से चलो, गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो, प्रूफ करके करो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये उससे छोटा ही है, ये उससे सिंपल ही है, तो इसको आप लोग घर पे रिवाइज कर लेना। एक बार आपके इसको देख के सॉल्व करना, एक बार बिना देखे करना, आ जाएगा। सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, अब ये हमारा अब आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या आ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। सारे ध्यान दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ फॉर्मूले हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मूलों को मत छोड़ना। फ्लो, तो यहाँ पे बेसिक चीजें, कार्टेशियन प्लेन 9th का ही है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जब वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो अब वो भी इंटरसेक्ट पॉइंट ओरिजिन बनता है, तो चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। इसी पूरे को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। अगर मुझे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, अगर मुझे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट है बी एक पॉइंट है, डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर दो पॉइंट के बीच में, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दो पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स और वाई। क्या होता है? एक्स और वाई। एक्स को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, दोनों को एक साथ जो है कोऑर्डिनेट कहते हैं। याद रखना इसको, ये तो 9th का है, तो यहाँ पे मैं पूरा पूरा लिख नहीं रहा हूँ या समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता है क्या होना चाहिए? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट कर देना। और अगर कोई बच्चा x2 माइनस x1 के जगह पे x1 माइनस x2 करता है और y2 माइनस y1 के जगह पे y1 माइनस y2 करता है, तब भी सही होगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है, तो आंसर सेम ही रहेगा। तो आप लेकिन कोशिश करना फॉर्मूला सही लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इससे डिस्टेंस निकाल लोगे। तो इतना तो बेसिक पता होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी न्यू स्टूडेंट है, जो भी न्यू स्टूडेंट है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, अब हमारे पास सिंपली, सारे ध्यान देना, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हैं। यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला है। क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है? दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे या दो पॉइंट दे रखे होंगे, दो पॉइंट दे रखे होंगे, उनका कोऑर्डिनेट दे रखा होगा x1 y1 x2 y2 और मिड पॉइंट पूछ लेंगे। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, बस याद रख लो। और इससे हमें x और y मिल जाता है, तो x आप कहोगे x1 प्लस x2, ठीक है, बाई 2, और y आप कहोगे y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट निकालना हो किसी भी लाइन का, किसी भी लाइन का अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो हम ये लगाते हैं। अगला है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। अगर मान लो कोई लाइन है, उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है और वो से आपके सिंपली डिवाइड कर रही है कुछ रेशियो में, तो वहां पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन में डिवाइड कर रही है, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपके, सिंपली अगर मैं निकालने जाऊं आपके उस पॉइंट का जो उसे सेक्शन में डिवाइड कर रही है, पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उसका तरीका होता है mx2 प्लस nx1 आपके जो है नीचे m प्लस n, और my2 प्लस ny1 आपके सिंपली क्या हो जाएगा? m प्लस n।
इसको आप में से कई बच्चे ऐसे जानते हैं, मान लो ए और बी हमारा क्या है, 2 पॉइंट है, इसका x1 y1 x2 y2 और एक पॉइंट है P, इसे आपके m1 रेशियो m2 में, mn से नहीं जानते हो आप, m1 m2 से जानते हो, तो उससे बता रहा हूं। तो वहां पे अगर इसका x और y निकालना है तो सिंपली कैसे होगा, m2 x1, अगर x निकालना है तो m2 x1 प्लस जो है m1 x2 बाय m1 प्लस m2 और वहीं पे y निकालना है तो जहां पे x1 है वहां y1 कर दो, जहां x2 है वहां y2 कर दो, तो m2 y1 प्लस, ठीक है, m1, ठीक है, क्या हो जाएगा y2, और यहाँ पे जो है आपका सिंपली हो जाएगा m1 प्लस m2। तो इससे आप निकाल सकते हो क्या, ये जो आपके सिंपली पॉइंट है जो सेक्शन में डिवाइड कर रहा था उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना सारे एक बार, स्क्रीनशॉट, या मिड पॉइंट बताया या सेक्शन फॉर्मूला बताया, पीछे डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे। हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आपको जानना होता है सिंपली, क्या आपको जानना होता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के जब साइड्स का रिलेशन लेते हैं तो वो हमें जानना होता है उसे किस नाम से जानते हैं। चलो, तो सबसे पहले सारे ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानना है। तो आपको याद रखना है पंडित, यहाँ पे ध्यान दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और नीचे सोना चांदी तोले, जिसमें सोना जो है साइन के लिए ये होता है p/h, और चांदी का c जो है वो कॉस के लिए जो होता है b/h, और तोले का t जो है वो tan के लिए होता है जो होता है p/b, जिसमें p परपेंडिकुलर है, b बेस है और h हाइपोटेन्यूस है। तो देखो साइन s, सोना के s से साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और वहीं पे चांदी के c से कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और तोले के t से tan यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसका उल्टा कर दो, तो यानी साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है, इसको पलट दो, h/p h/b b/h पलट दिया हमने। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्क्रीनशॉट सारे ले लेना। चलिए, तो यहाँ पे जो है अब अगला, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ध्यान से समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ध्यान दो, हमें कुछ नहीं करना होता है, 0/4 1 √1/4 √2/4 √3/4 √4/4 ये लेना होता है। अब 0/4 करोगे तो 0 ही आएगा, आपके 1/4 करोगे तो ये 1/2 आएगा, और √2/4 करोगे तो ये 1/√2 आएगा, और √3/4 करोगे तो √3/2 आएगा, और 4/4 करोगे तो 1 आएगा। ये निकाल के देख लेना, इतना बेसिक मैथ तो आता ही होगा। तो यहाँ पे देखो, ये आपके 0 आया, तो साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है, साइन की 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू होती है, साइन की 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, साइन की 60 डिग्री पे √3/2 होती है, और साइन की 90 डिग्री पे 1 होती है। और इसको रिवर्स ऑर्डर में लगा दो, साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लगा दो, कॉस की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ 1 था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ √3/2 था, √3/2, ये मिडल में है तो मिडल में है, ये 1/2 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, तो पूरा रिवर्स कर दिया। और ये मैं आपको ऑलरेडी, हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस ली थी, उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जाके चेक कर लेना। उसमें मैंने बताया है कि जो tan होता है tan थीटा, वो होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो सिंपल सी बात है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी tan का निकालना आसान है, साइन का पहले याद रख लो, कॉस का आप क्या करो, रिवर्स कर दो, दोनों को डिवाइड करके tan का निकाल लो। और आपको पता है साइन का जो है रेसिप्रोकल होता है क्या, आपके सिंपल याद रखना है, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा, कोसेक, और वहीं पे tan का होता है कॉट और कॉस का होता है सेक। तो यानी आप क्या करना, साइन की वैल्यू को आपके रेसिप्रोकल कर देना, कोसेक का आ जाएगा, ऐसे कॉस का रेसिप्रोकल कर देना तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, और tan का करोगे तो कॉट का आ जाएगा, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा, अब हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और वहीं पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जो बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझना। ये तीनों के तीनों आइडेंटिटीज जो है ये प्रूफ करने के क्वेश्चंस में काम आएगी। आपको पता है ना, इस चैप्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हम प्रूफ के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। और प्रूफ के क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सिंपली हमें आइडेंटिटीज यूज करना नहीं आता है। तो ये आइडेंटिटी याद रखो, याद रखोगे तब तो यूज कर पाओगे। और इसके साथ मैंने जो रेशियोज बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसको आपके ध्यान रखो। इन सबको यूज करोगे तब प्रूफ के क्वेश्चन होंगे। और ये भी याद रखना, नीचे देखो साइन 1 बाय कॉसेक होता है, कॉसेक 1 बाय साइन होता है, कॉस 1 बाय सेक होता है, सेक 1 बाय कॉस होता है, टेन 1 बाय कॉट होता है, कॉट 1 बाय टेन होता है, टेन साइन बाय कॉस और कॉट कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दोनों चीज याद रख लो, ये दोनों चीज याद रख लो। प्रूफ के क्वेश्चन कहीं नहीं गए, प्रूफ के क्वेश्चन कहीं नहीं गए। आप करके आओगे अच्छे से, आप करके आओगे अच्छे से। अब ध्यान दो, ध्यान दो सारे। तो यहाँ पे अब हमारा चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सारे ध्यान देंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता है? जब आपने पिछला चैप्टर 8 चैप्टर देखा, वो था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। पहली बार ट्रिग्नोमेट्री आया 10th में, तो इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसके रेशियोज, उसका आपके अलग अलग थीटा यानी एंगल्स पे वैल्यू, उसके बाद उसके कुछ आइडेंटिटीज। ये चैप्टर उसको यूज करेगा, या इस चैप्टर में उसका यूज बताएंगे, उसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब सारे ध्यान दो। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, दो एंगल्स की बात होती है, दो एंगल्स की बात होती है। एक होता है आपका सिंपली एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब पता है? जब मैं नीचे से किसी चीज को ऊपर देख रहा हूं, जब नीचे से किसी चीज को ऊपर देख रहा हूं, जैसे पतंग उड़ा रहा हूं, पतंग उड़ाते समय आप बताओ, पतंग आसमान में मेरे से ऊपर है, तो वहां पे एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे? तो ये जो मेरी क्या पतंग की तरफ जा रही है लाइन, उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट, और मेरे आंख से सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, तो ये जो ऊपर जा रही है और ये जो सीधी जा रही होगी, इन दोनों के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ देखो, ये बच्चा है टॉप पे देख रहा है, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी क्या हो गई, सारे ध्यान दो। तो ये जो है आपके सिंपली लाइन ऑफ साइट हो गई, लाइन ऑफ साइट, यानी जिस लाइन में वो देख रहा है। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और इनके बीच में जो ये थीटा एंगल बनता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीचे से ऊपर जब देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं। दूसरा एंगल है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लेते हैं आपके सिंपली यहां से मेरी पतंग कट गई, मान लो पतंग कट गई। अब पतंग कट गई तो वो नीचे की तरफ जा रही है, मैं छत से देख रहा हूं मेरी पतंग कोई लूट के ले जा रहा है। सोचो, मेरी पतंग मैं उड़ा रहा था, कट गई, जीप रोड पे गिरी, गली में गिरी, और उसे उठा के ले जा रहा है। तो मैं अब नीचे देख रहा हूं, तो जब नीचे देखूंगा तो सिंपल सी बात है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी मेरे आई से बिल्कुल सीधी, और एक नीचे की तरफ देख रहा हूं लाइन ऑफ साइट। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या है आपके? ये आपके ए है, यहां से कोई नीचे की तरफ देख रहा है इस कार को, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इनके बीच का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। और आपको एक निंजा टेक्निक बता रहा हूं, यहाँ पे एक टेक्निक सीख लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, तो पता है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ऊपर की तरफ देख रहा है, और ये सीधी लाइन है, तो ये एंगल ऑफ आपके क्या हो गया, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं जो आप पेपर में लिख के आपके हेल्प ले सकते हो। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे, उड़ी बाबा ये कैसे हुआ, तो आपको पता है ये पैरेलल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, और बीच में ये ट्रांसवर्सल हो गया। क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। तो आपको पता होना चाहिए, जब ट्रांसवर्सल लाइन हो दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये एंगल और ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एट्थ का कॉन्सेप्ट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, याद रख लो इसको।
तो इस तरीके से अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो एलिवेशन मान लेना, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, वैल्यूज आपको पता है, वो पुट करके आप इसमें क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ध्यान दो, नेक्स्ट जो हमें जानना है वो है हमारा सर्कल चैप्टर। क्या है? सर्कल चैप्टर। और सर्कल चैप्टर में भी थ्योरम्स है, सर्कल चैप्टर में भी थ्योरम्स है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए, वो बताऊंगा ही, साथ में थ्योरम भी बताऊंगा। सारे ध्यान दो, सारे ध्यान दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सीकेंट पता होना चाहिए और टेंजेंट पता होना चाहिए, टेंजेंट और सीकेंट। तो देखो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ध्यान दो। टेंजेंट वो लाइन होती है, वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है, सर्कल को एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। सीकेंट क्या होता है? जो सर्कल को दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, एक दो, वो भी अंदर से, वो भी अंदर से, बाहर से तो वैसे भी नहीं करेगी, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, तो सीकेंट कहते हैं। और ये जो आपके क्या होती है, एक लाइन जो दो पॉइंट से टच हो रही है, इसको कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड। और कॉर्ड जो होता है वो सर्कल को सेगमेंट में बांट देता है, ये एक सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। और फिर आता है आर्क। क्या आता है? आर्क, इसे कहते हैं आर्क। आर्क होता है आपके सिंपली लेंथ होता है सर्कल का, कहीं से भी लेंथ ले लो, उसे आर्क कहते हैं। और आर्क को जब सेंटर से जोड़ देंगे तो बनता है सेक्टर। क्या बनता है? सेक्टर। ये छोटा है तो माइनर सेक्टर, ये बड़ा है तो मेजर सेक्टर। ये क्यों सिखा रहा हूं? एरिया रिलेटेड टू सर्कल में काम आ जाएगा, यहाँ पे भी सीख लो, वहां पे से यूज में लाना होता है। तो ये हो गया। इसके बाद डायमीटर, रेडियस, सेंटर, ये सब तो आप पढ़ते हुए आए हो, आप में से काफी बच्चों को तो ये बेसिक क्लियर ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमें जानना है, सारे ध्यान दो, नेक्स्ट हमें जानना है आपके सिंपली थ्योरम 10.1 है, टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यानी सारे ध्यान दो, जो ये आपके टेंजेंट दिख रहा है ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, इसको हमें प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिक लैंग्वेज से अब इसे प्रूफ करते हैं, वो बेसिक लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। आज ही इस क्लास के एंड होते ही आप लोग इसको रिवाइज कर लेना। सारे ध्यान दो, सारे ध्यान दो। हमें गिवन क्या लिखना है? सर्कल विद सेंटर हो। गिवन क्या लिखना है? सर्कल विद सेंटर हो। क्या लिखना है आपके? सिंपली सर्कल विद सेंटर हो। और हमें टेंजेंट है एक्स वाई दे रखा है जो कांटेक्ट कर रहा है पी पॉइंट से, कांटेक्ट कर रहा है पी पॉइंट से। तो यहाँ पे ये हमारा टेंजेंट हो गया, और हमारे पास एक सर्कल है जो आपके जिसका सेंटर ओ है, ये गिवन हो गया। वहीं पे टू प्रूफ करना है ओपी परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई के, ओपी परपेंडिकुलर होगा किसके? एक्स वाई के। ठीक है, याद रखो, ये हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट क्यू बी पॉइंट ऑन एक्स वाई, मान लेते हैं इसको आगे बढ़ाया, और ये जो क्यू पॉइंट है वो हमारे किस पे है? आपके एक्स वाई पे है। ये कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा के कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, एक पॉइंट बढ़ा के। क्या? आपके सिंपली ड्रॉ पॉइंट क्यू एंड ज्वाइन आपके ओ क्यू, बस याद रखो। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने ओ क्यू को, ओ क्यू को। अब यहाँ पे देखो, सपोज इट टचेस द सर्कल आर। अब मान लो कि ये सर्कल को टच कर रहा है, किस पॉइंट से? आर से। किससे कर रहा है? आर से। यहाँ पे आर ले लो, इससे टच कर रहा है सर्कल को। अब ध्यान दो, हैंस ओ क्यू जो है वो बड़ा होगा ओ आर से, ओ क्यू ओ आर से बड़ा होगा। तो आप भी देख सकते हो ओ आर छोटा है, ओ क्यू बड़ा होगा, क्योंकि ओ क्यू पूरा एक्स वाई पे गया है और ये इसके आपके बाउंड्री पे है, तो यानी ओ क्यू बड़ा होगा ओ आर से। वैसे ही आपके देखो, ये एक रेडियस है, ये रेडियस है, तो जब आपके ओ क्यू, सारे ध्यान दो, ओ क्यू ओ आर से आपके बड़ा है, तो ओ क्यू जो है ओपी से भी बड़ा होगा, ओपी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ओ आर और ओपी बराबर है, दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है। तो जब ओ आर से बड़ा था तो ओपी से भी बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस है। और सेम विल बी द केस विथ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कहीं पे भी बनाओगे, कहीं पे भी बनाओगे तो आपके ओ क्यू बड़ा ही होगा, ओ क्यू बड़ा ही होगा। और इस तरीके से बोल देना, ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन दैट कनेक्ट्स एक्स वाई। ओपी सबसे छोटी लाइन है, सबसे छोटी लाइन है जो कनेक्ट कर रही है आपके एक्स वाई को। किसको? एक्स वाई को। और आपको पता है सबसे छोटी लेंथ जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अगर सेंटर से सबसे छोटा डिस्टेंस कवर करेंगे तो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ देखो, तो एंड स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर, तो ओपी परपेंडिकुलर हो गया एक्स वाई के, और ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो सारे, स्क्रीनशॉट ले लो सारे, स्क्रीनशॉट ले लो सारे, सारे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। छोटा सा थ्योरम है लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा आ गया एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये हमारा आ गया एक इंपॉर्टेंट थ्योरम। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यानी जो लेंथ आपके ड्रॉ की जाती है एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर आपके, वो हमेशा इक्वल होगी। अब देखो यहाँ पे ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। हमें प्रूफ करना है कि ये और ये बराबर है, इन दोनों की लेंथ बराबर होती है, इन दोनों की लेंथ बराबर होती है। बहुत सिंपल थ्योरम है, जो आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना 9th में, उसको यूज करके यहाँ पे इसे प्रूफ कर देंगे। देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले आपको गिवन है वो लिख दो, गिवन तो क्वेश्चन में ही होता है पूरा। क्या कि आपको एक एक्सटीरियर पॉइंट दिया हुआ है और वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं, पी क्यू पी आर, और सर्कल है विद सेंटर ओ, ये गिवन हो गया। अब ध्यान दो, टू प्रूफ करना है पी क्यू इजकल टू पी आर, पी क्यू इजकल टू पी आर, और प्रूफ में आपके पी क्यू इज ए टेंजेंट, क्योंकि पी क्यू टेंजेंट है तो ओ क्यू परपेंडिकुलर अब पी क्यू के, तो ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। अब आपको ट्रायंगल ले लेना, एक ट्रायंगल ले लो पी ओ क्यू, एक ट्रायंगल ले लो पी ओ आर। आप दो ट्रायंगल बना लो इससे, एक ये वाला एक ये वाला, दो ट्रायंगल बना लो। और आपको पता है सिंपली ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो एक कॉमन ले लिया, पी ओ ओ पी कॉमन, पी ओ ओ पी कॉमन कह दो या पी ओ कॉमन कह दो, ठीक है, इक्वल टू करके पी ओ इक्वल टू ओ पी, और आपके ब्रैकेट में लिख देना कॉमन। दूसरा आपके पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर, यानी ये वाला, यानी एंगल पी क्यू ओ और एंगल पी आर ओ ये इक्वल होंगे, क्योंकि इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री पता है ना, टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं, पिछला थ्योरम अभी प्रूफ किया है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और वहीं पे आपके तीसरा आपके क्यू ओ और ओ आर ये इक्वल होंगे रेडियस, क्या है रेडियस, तो आपका एक राइट एंगल 90 डिग्री, एक हाइपोटेन्यूस जो कॉमन हो गया, और एक साइड आपके दिख रही है रेडियस वाली, ये इक्वल हो गई, तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। हाँ देखो, इसको आप पूरा करके अंत में आपके सिंपली बता दोगे आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप इतना बड़ा मत लेना, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देना, और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद आप पता है क्या बता दोगे, देखो पी क्यू इक्वल टू पी आर, ठीक है, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, बहुत सिंपल है, इतना दिखा देना। और तीन चीजें क्या करनी है वो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, देखो ट्रायंगल ले लेना, ट्रायंगल ले लेना पी क्यू ओ, एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लेना आपके पी आर ओ, पी आर ओ, दो ट्रायंगल ले लेना। और यहाँ पे देखो पी ओ ओ पी कॉमन, कॉमन है। उसके बाद आप ले लेना एंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल क्या है पी आर ओ, पी आर ओ, और ये 90 डिग्री है दोनों, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। और तीसरा आपके ओ क्यू ये वाला ओ आर के बराबर होगा, दोनों रेडियाई हैं सर्कल के। तो अब आप मुझे बताओ, तीन चीजें हमने इक्वल दिखा दी, एक हाइपोटेन्यूस दिखा दिया, और उसके साथ हमने जो आपके एक हाइपोटेन्यूस साइड, एक अदर साइड, और साथ में आरएचएस, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल क्या पी क्यू ओ, ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी आर ओ के, पी आर ओ के, पी आर ओ के। और आपको पता है ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया आर एच एस से हुआ, तो हमें पता है कि ये सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ये करके ये कर देना। देखो आपके लिए इजी कर दिया, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सारे, स्क्रीनशॉट लेंगे सारे। हम्म चलो, और किसी को भी डरने की नीड नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। अब सारे ध्यान देंगे, चैप्टर हमारा 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपके पास सिर्फ कुछ फॉर्मूले हैं, अब कोई थ्योरम नहीं, थ्योरम वाले चैप्टर हो गए। एक ट्रायंगल का थ्योरम कर लेना, एक सर्कल के जो थ्योरम कराए वो कर लेना। अब हमारा आपके थ्योरम की बात कर ले तो थ्योरम नीड ही नहीं है इसमें किसी की, ठीक है। इसमें सरकमफेरेंस याद रखो 2 पाई आर होता है, एरिया याद रखो पाई आर स्क्वायर होता है, और आपको सिंपल याद रखना है कि सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा बाय 360 बाय पाई आर स्क्वायर। अगर माइनर सेक्टर है तो क्या है, माइनर सेक्टर है, तो मेजर सेक्टर है तो 360 माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। और आर की लेंथ निकालनी है तो आपको सिंपली थीटा बाय 362 पाई आर, और मेजर आपके जो है आर की निकालनी है तो हाँ 360 बाय थीटा 2 पाई आर। तो इसमें सरकमफेरेंस लगाते हैं आर की लेंथ में, और वहीं पे आपके सेक्टर के एरिया में जो है एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं सर्कल के, ये याद रख लो बस। तो सेक्टर के एरिया में सर्कल का एरिया लगाना थीटा बाय 360 करके, और वहीं पे लेंथ की बात हो आर के लेंथ की, तो वहां पे आपके जो है सरकमफेरेंस लगाना थीटा बाय 360 सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि 2 पाई आर होता है, याद रखो। और एक और तरीका बता दे रहा हूं, एक रिलेशन होता है आर्क लेंथ में और सेक्टर के एरिया में, वो अलग से लिख लेना।
वो अलग से सारे लिख लेना। ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो हाफ आर्क लेंथ इनटू रेडियस, ये वाला एक आपके फॉर्मूला अलग से याद रखना। और इसमें हाफ आर्क लेंथ को एल कहते हैं, रेडियस को आर कहते हैं। तो ये रिलेट करता है एरिया ऑफ सेक्टर को और आर्क लेंथ को, ये रिलेशन है दोनों का, रिलेशन है दोनों का। सारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये देखो मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, ये तो मैंने सर्कल में ही आपको बता दिया था, यहाँ पे दे भी रखा है। जल्दी से सारे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से सारे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से सारे स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबको पता है इसमें फॉर्मूले हैं, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फेयर का, सिलेंडर का, कोन का, हेमिस्फेयर का। एक टेबल बताऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको एक बार लिख के देख लेना कि सारे फॉर्मूले आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो सारे ध्यान दो, ये रहा हमारे पास पूरा टेबल। ये क्यूब का CSA TSA वॉल्यूम, ये आपके नहीं, ये क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का, सारे ध्यान दो, क्यूबॉइड का आपके CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये क्यूब का आपके CSA का, TSA का और वॉल्यूम का। राइट सर्कुलर सिलेंडर का आपके किसका? CSA का, TSA का और वॉल्यूम का। ये कोन का किसका? आपके सिंपली CSA TSA और वॉल्यूम। स्फेयर का CSA होता नहीं है क्योंकि इसके बाहर बाहर का पूरा लेंथ लेते हैं तो वो TSA बन जाता है, तो TSA और वहीं पे आपके वॉल्यूम। और हेमिस्फेयर का जो है CSA TSA और क्या आपके सिंपली वॉल्यूम। अब एक चीज मैं एडिशनल बताऊंगा, सारे ध्यान देना, यहीं पे रिवीजन क्लास के फायदे होते हैं। क्या? कि आपको पता होना चाहिए TSA और CSA में क्या डिफरेंस है। CSA में क्या होता है, जैसे मान लो ये स्टूडियो है हमारा, स्टूडियो में अगर मैं इसके आपके क्या रूफ को या सीलिंग कहते हैं, सीलिंग को और फ्लोर को हटा दूं तो उसे बोलते हैं, और चारों वॉल रहने दूं, चारों वॉल रहने दूं, तो ये CSA हो गया। क्या हो गया? CSA हो गया। और इन केस अगर मैं व्हाइट वॉश करा रहा हूँ, पेंटिंग करा रहा हूँ, तो वहां पे फ्लोर को तो करते नहीं है, तो 5 वॉल हो गया। तो 5 वॉल वाला होगा तो आपके 4 वॉल प्लस आपके जो है सीलिंग ऐड होगा। अगर CSA होगा तो चारों वॉल इंक्लूड होगा, और अगर TSA होगा तो चारों वॉल आपका सिंपली सीलिंग और फ्लोर 6 के 6 ऐड हो जाएगा। तो TSA CSA और 5 वॉल, ये याद रखना क्यूब और क्यूबॉइड के केस में, क्यूब और क्यूबॉइड के केस में। इन केस अगर आपके सामने सिलेंडर आता है, सिलेंडर में अगर मैं उसके आपके कर्व्ड सरफेस को पेंट करना चाहता हूं तो CSA, उसी में अगर मैं आपके उसका जो क्या होता है टॉप होता है और बॉटम होता है जो सर्कल शेप का होता है उसको भी ऐड कर दूं तो TSA, तो यानी CSA +2 आपके जो है एरिया ऑफ सर्कल कर दूं बेस और टॉप का, तो वो हो गया हमारा TSA। वैसे अगर मैं हेमिस्फेयर को देखूं, हेमिस्फेयर में CSA क्या होगा? CSA होगा कि मान लो एक बाउल है और उसका ढक्कन भी है, तो बाउल का अगर बाहर बाहर से पेंट कर रहा हूं तो हेमिस्फेयर मान लो बाउल को, तो वो हो गया CSA। उसके ऊपर से जो ढक रखा है उस चीज को भी अगर पेंट करने लग जाऊं तो अगर उसका वो एरिया भी ऐड कर दूं जो सर्कल शेप का है तो वो होता है TSA। तो CSA बिना कवर के और TSA कवर के साथ, बस याद रख लो, वो भी ऐड हो जाता है। एक बार एरिया कर देंगे सर्कल का ऐड CSA में हेमिस्फेयर के, तो इसी वजह से देखो 2 पाई आर स्क्वायर, एक और पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया 3 पाई आर स्क्वायर, बस याद रखो। और वहीं पे कोन में TSA और CSA क्या होगा? तो कोन में अगर मैं बाहर बाहर कर्व्ड वाले को पेंट कर रहा हूं तो वो CSA, लेकिन अगर मैंने उसके नीचे जो सर्कुलर है वो भी ऐड कर दिया, वहां पे ढक के उसे भी पेंट कर रहा हूं, तो ये हो गया TSA, यानी पूरा कर्व्ड सरफेस CSA और नीचे का सर्कल ऐड कर दिया तो TSA, ऐसे याद रखो। तो होप ये जो मैंने बताया वो समझ आ रखा हो। क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होकर यही गलती कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता TSA निकालना था CSA निकालना था। तो याद रखो, और जब भी कोई चीज भरने की बात होती है, कोई चीज सॉलिड चीज की बात हो रही है, तो वहां वॉल्यूम की बात होती है। किसकी बात होती है? वॉल्यूम। टंकी में पानी कितना भरेगा? वॉल्यूम। ठीक है, लकड़ी पूरा सॉलिड है, कितना आपके मास है? वॉल्यूम, यानी कितनी चीज उसमें भरी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये कन्वर्जन याद रखना, 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के, वॉल्यूम के केस में काम आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के। तो यानी ये वॉल्यूम निकालने में काम आएगा लीटर में जब कहेंगे तो ये भी याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो सारे, स्क्रीनशॉट ले लो सारे, स्क्रीनशॉट ले लो सारे। तो इस चैप्टर में आपको यही याद रखना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, फॉर्मूले याद करके जाना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया हमारा स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इसके अंदर आपको मीन मीडियन मोड ये सब याद रखना है, मीन मीडियन मोड ये सब याद रखना है। देखो सबसे पहले मीन का आपके सिंपली कई फॉर्मूले होते हैं, और ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये दिख रहा है, और वहीं पे आपके एज्यूम मीन मेथड का
फॉर्मूला ये रहा, जहाँ पे DI निकालने का होता है xi माइनस ए। स्टेप डेविएशन मेथड जो है आपके सामने ये रहा, ठीक है। और वहीं पे मीडियन का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा कि अगर आपके इवन होगा, सारे ध्यान दो, इवन होगा तो अलग तरीके से, ऑड होगा तो अलग तरीके से निकालते। इवन होगा तो n/2 टर्म असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, उसके बाद अगर इवन टर्म है यानी 6 है, 8 है, 10 है तो n/2 टर्म, और वहीं पे आपके अगर ऑड है तो n/2 प्लस 1 आपके क्या होगा TH, यानी ये याद रख लो। तो ये था आपके तरीका। उसके बाद आपके सिंपली ग्रुप्ड के लिए मीडियन कैसे निकालेंगे, ये रहा फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, बस ये सब याद रख लो। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इसमें समझना नहीं है, इसके क्वेश्चंस करना अपने आप आ जाएंगे, इन फॉर्मूलों में पुट करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो सारे। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी में याद रखना सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला क्या होता है, मेन फॉर्मूला क्या होता है, मेन फॉर्मूला क्या होता है, सारे ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं अगर कोई इवेंट होने वाली है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है, याद रखो ये मेन फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। अब सारे ध्यान दो, कुछ एक चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा और इसको एंड करेंगे। सबसे पहले कोई श्योर इवेंट है या सिंपली वो सर्टेन इवेंट है, जैसे आपके मैंने एक कार्ड लिया और उस कार्ड में मैंने 1 नंबर लिख दिया और आपसे पूछा 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ इस कार्ड में, तो सिंपल सी बात है 1 ही आना ही है। तो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, एक कार्ड है या 2 कार्ड है मेरे पास, 2 कार्ड है, एक में 1 लिखा है एक में 2 लिखा है, मैं बोल दूं कि एक कार्ड मैं चुनूं उसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 जब उसमें था ही नहीं, तो ऐसे जो इम्पॉसिबल या अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्या होती है? 0। और याद रखना कि अगर मान लो एक चीज आने की और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो 1 आता है। जैसे मान के चल लो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, अगर एक सुन लो 2 कार्ड है उसमें आपके एक में 1 लिखा है एक में 2 लिखा है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी और एक नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आता है। यानी इवेंट होगा और इवेंट नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? सिंपली 1। PE और PE नॉट को ऐड करेंगे तो 1 आता है। अब मान लो एक डाइस है, इसमें 6 आपके पास आउटकम है पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6, तो सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6, सबको ऐड करके 1 आता है, सबको ऐड करके 1 आता है। तो ये बेसिक्स था जो याद रखना है, बेसिक्स था जो 1, सर्टेन का 1, अनसर्टेन का 0 और इवेंट E और E नॉट का प्रोबेबिलिटी का सम 1, सारे इवेंट्स का सम 1, ये याद रखो। इसके बाद आपके पास जो है 2 डाइस है, उसको फेंकोगे तो कैसे आउटकम आते हैं, वो कॉइन है, अगर उसको आप जो है सिंपली 2 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार अगर कॉइन को आपके क्या करते हो, टॉस करते हो, तो क्या आउटकम्स होंगे, तो सारा बता दिया आपको, ठीक है। सेकंड कॉइन के लिए, थर्ड कॉइन के लिए, फर्स्ट कॉइन के लिए सारा बताया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ध्यान दो आगे, ये आपका कार्ड है, कार्ड के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, कार्ड के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता है 4 शेप होता है, क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड, ये याद रखना, ठीक है। और सिंपली 4 शेप के कार्ड होते हैं, 2 से लेकर 10 तक गिनती में होता है, एक के जगह पे एस होता है, फिर जैक होता है, किंग होता है और क्वीन होता है। तो जैक, किंग, क्वीन फेस कार्ड होते हैं और तीनों के 4-4 होंगे तो 12 फेस कार्ड होते हैं, 6 रेड 6 आपके जो है ब्लैक, याद रख लेना। तो इस पूरे टेबल को अच्छे से करके जाना, देखो लिखा भी हुआ है फेस कार्ड, ठीक है, याद रख लेना इसको अच्छे से। चलो अब इसके साथ जो बात बोलूंगा इसको सारे ध्यान से समझना, सारे ध्यान से समझना। अब सारे ध्यान दो, इसी में एक चीज और याद रखनी है, वो क्या कि आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, क्या कि एक आपके ईयर में, नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में कोई भी डे अगर आपके पूछ ले 53 टाइम कितने 53 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो नॉन लीप ईयर, सबको पता है नॉन लीप ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, क्योंकि फेब में 28 डेज होता है नॉन लीप ईयर में, याद रखना है सबको, ठीक है। तो इसमें अगर 53 आपके जो है एनी डे पूछ ले, कोई भी डे पूछ ले आपसे, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, थर्सडे हो, ठीक है, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, तो कोई भी डे आपसे पूछे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो, कोई भी डे आपसे पूछ ले 53 बार, जैसे पूछ लिया नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन लीप ईयर में जो है 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमेशा याद रखना नॉन लीप ईयर में कोई भी डे पूछेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है
1/7 करके आ जाना, 1/7 करके आ जाना, 1/7 करके। और वहीं पे लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो सबको पता है कि इसमें 366 डेज होते हैं। क्यों? क्योंकि फरवरी में 29 डेज हो जाता है, इसमें कितना हो जाता है 29 डेज हो जाता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो 29 डेज हो जाता है। इसमें अगर कोई भी 53 पूछ ले, 53 एनी डे, कोई भी डे 53 आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें आप करके आ जाना सीधे से, करके आ जाना सीधे से 2/7। अगर मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन आपके सामने है तड़कता भड़कता कि आपके लीप ईयर में 53 थर्सडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 53 लीप ईयर में, तो आप 2/7 लिख दो सीधा। ऐसे अगर मैं बोलूंगा नॉन लीप ईयर में थर्सडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 53 थर्सडे, तो आप बोले 1/7। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार देखा गया है। तो कार्ड के ऊपर, कॉइन के ऊपर, डाइस के ऊपर और यहाँ पे 53 वाला, ये चार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो। को पता है कि आपका एग्जाम मई में होने वाला है, अभी टाइम है, तो जैसे आप हमारे लाइव क्लासेस को सपोर्ट करते हो वैसे इस पे भी सपोर्ट दिखाइए। तो जल्द ही हम मैथ साइंस की लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन होगी। अब आइए बात कर लेते हैं आप लोग की क्वेरीज और क्वेश्चंस जो आते हैं उसको लेके। तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी आपकी क्वेरीज होती है और क्वेश्चंस होते हैं। अब एक एक का कमेंट में जो आंसर करना पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे जो आपके लिए सिंपली सीएम श्री स्कूल सेशन 2026-27 अपडेट करके प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सिंपली इस प्लेलिस्ट पे जाइए और इसमें सीएम श्री एडमिशन टेस्ट को लेके इच एंड एवरी जो है अपडेट हमने दी हुई है। तो आपकी जो भी डाउट होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आपके लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया गया प्रिपरेशन के लिए। क्लास 11th के हो तो यहाँ पे देखो एकलव्य फॉर क्लास 11 प्रॉपर आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस प्लेलिस्ट पे जाके बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी चेकआउट कर सकते हो। मेजॉरिटी क्लासेस लाइव हो रही हैं, कुछ रिकॉर्डेड हो रही हैं, लेकिन रिकॉर्डेड कहने के लिए है, मेहनत लाइव से भी ज्यादा हुई है। तो आप सभी को जरूर इसे चेकआउट करना है सिंपली, और डेली आपके इसमें क्लासेस ऐड ऑन होती है तो लेना ही लेना है। अब बात रही आप लोग को क्या करना है, तो हर बार मैं आप लोगों से कुछ बातें हैं जो आपके कहता हूं। पहला कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे जो क्लासेस आने वाली है वो मिस ना हो। दूसरा, आपको जो भी पीपीटी दिख रहा है हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं हम लोग, तो आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है ताकि आप ऐसी पीपीटी वगैरह मिस ना कर दे। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तीसरा, आपको इस क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके और एस्पिरेंट भी इसका बेनिफिट ले सके। चौथा, कमेंट में जरूर बताना है कि आज की एक क्लास कैसी रही, और सिंपल मैं जेन्युइन आप लोगों से चाहता हूं क्योंकि अगली क्लास और अच्छे होने वाली है, तो आपका रिव्यू मैटर करता है। और वहीं पे आपके सिंपली क्लास को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपसे खासा कंप्लेन रहता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।